देश की राजधानी दिल्ली की कहानियां आप बहुत सुन चुके हैं। मुगलों की, अंग्रेजों की, हमारी आज़ादी की राजनीति की और यहाँ तक कि मुगलों के पहले की भी। आखिर दिल्ली का इतिहास है भी तो इतना पुराना। लेकिन इसी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर पर यमुना के दूसरी तरफ बसा है एक और शहर। इस शहर का नाम है नोएडा। ये भी ठीक उसी तरह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है जैसे गुरुग्राम है। लेकिन नोएडा का इतिहास गुरुग्राम के इतिहास की तरह नहीं है। गुरुग्राम को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है, यानी सदियों का इतिहास है वहां पर भी। लेकिन नोएडा का अगर कुल इतिहास देखा जाए तो यह सिर्फ 50 सालों का ही है। लेकिन दोस्तों, इन 50 साल पुराने नोएडा शहर की कहानी हमारे मॉडर्न इंडिया के इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नोएडा की कहानी बताती है कि कैसे कुछ लोग हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी कुछ ही घंटों में बदल सकते हैं। तो आज की कहानी है नोएडा की। क्या है यहाँ का इतिहास, कैसे और क्यों बना ये शहर, कैसे सिर्फ 3 दिनों में इस शहर को बसाने का फैसला लिया गया, इसका अपना पुराना नाम क्या है और क्यों ये शहर इतना अलग है, कैसे एक बड़े नेता की वजह से रातों रात इस पर काम शुरू हुआ और कैसे एक आईएएस ऑफिसर ने इस शहर की तस्वीर एनसीआर के बाकी शहरों से इतनी अलग बना दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसके नाम को लेकर कोई बड़ी लड़ाई क्यों नहीं हुई जैसे कि गुड़गांव को लेकर हुई थी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों इन सभी सवालों के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नोएडा में आज जहां आपको एक के बाद एक सेक्टर दिखाई देते हैं, एक्सप्रेसवेज दिखाई देते हैं, मेट्रो दौड़ती दिखाई देती है, वहां कभी दूर दूर तक खेत हुआ करते थे। बरसात आते ही यमुना का पानी फैल जाता था, फिर पानी उतरता और अपने पीछे छोड़ जाता बहुत ही उपजाऊ मिट्टी। यही मिट्टी सदियों तक इस इलाके की सबसे बड़ी दौलत रही। आज के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के गांव इसी मिट्टी में पलते रहे थे। हाँ, तब इसका नाम नोएडा नहीं था। हर गांव, हर इलाके का अपना नाम होता था। यहाँ पर रहते थे जाट, गुर्जर, यादव और खेती करने वाली दूसरी जातियाँ। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी मौसम के हिसाब से जीते थे। किसी साल बारिश अच्छी हुई तो गेहूं अच्छा होगा, अगर यमुना ज़्यादा चढ़ गई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। उनकी पूरी लाइफ दिल्ली नहीं थी, उनकी दुनिया यमुना नदी थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा होता है और इतिहास गवाह है इस बात का कि किसी जगह की किस्मत वहाँ रहने वाले लोग नहीं बल्कि उससे कई किलोमीटर दूर बैठे शासक तय करते हैं। नोएडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज़ादी के बाद दिल्ली तेजी से बदल रही थी। नए नए सरकारी दफ्तर, नई नई कॉलोनियाँ, फैक्ट्रीज, ये तेजी से बढ़ती आबादी भी थी। हर साल हजारों लाखों लोग रोजगार और कमाई के मौके की तलाश में देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे थे। 1960 के आते आते दिल्ली में एक नई प्रॉब्लम ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दिल्ली में जहां लोग रह रहे थे वहीं पर पड़ोस में फैक्ट्रियां भी चल रही थी। रिहायशी इलाकों में धुआं उड़ाती चिमनियां, तंग गलियां और बढ़ता वायु प्रदूषण पैर पसार रहा था। सरकार को भी समझ आ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो दिल्ली अपने खुद के बोझ तले दब जाएगी। राजधानी को एक नए सहारे की ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह जहां नई फैक्ट्रियां भेजी जा सकें, जहां फ्यूचर का एक्सपेंशन यानी विस्तार हो सके। लेकिन दोस्तों, शहर बसाना कोई आसान काम तो था नहीं। ज़मीन चाहिए थी, पैसा चाहिए था और सबसे बड़ी बात, समय चाहिए था। कई बार इन सभी कामों में दसियों साल से ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में तब एक ऐसा समय आने वाला था जब सरकार के पास टाइम नहीं था। दिन था 25 जून 1975। मॉडर्न इंडिया के इतिहास का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू हुआ। देश में इमरजेंसी लागू हो गई। एक ही रात में विपक्ष के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अखबारों पर सेंसर लग गया। सरकारी ऑफिसर्स को सिर्फ आदेश मानने थे, सवाल पूछने का समय खत्म हो चुका था। और इसी दौर में एक नेता सामने आया जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन उसकी ताकत भारत सरकार के तमाम मंत्रियों से भी ज़्यादा था। नाम था संजय गांधी। माँ का नाम इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री। संजय गांधी की उम्र थी सिर्फ 29 साल। संजय गांधी को सरकार के तौर तरीकों पर कोई खास भरोसा नहीं था। वो लंबी सरकारी फाइलों वाले रास्ते पर नहीं चलते थे। उनको तेज फैसले चाहिए थे। उनके कई फैसले आज भी कंट्रोवर्सी में हैं, लेकिन इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ऐसा भी था जिसने नोएडा की नींव रखी। दिसंबर 1975 में सर्दियों की एक सुबह थी। यमुना के किनारे बसे उन गांवों में लाइफ हमेशा की तरह चल रही थी, जो आगे चलकर एक नया नाम नोएडा पाने वाले थे। उन गांवों में गेहूं के खेतों की सिंचाई हो रही थी। जगह जगह सरसों की फसल हवा में झूल रही थी। बड़े बूढ़े चौपाल पर बैठकर आने वाले मौसम की बातें कर रहे थे। उनके लिए अपनी फसल, अपना खेत और अपना परिवार ही अपनी दुनिया थी। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनसे कुछ 20 किलोमीटर दूर कुछ लोग उनकी ज़मीन पर लाइन खींचने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको एक नया शहर बसाना था।
उसी टाइम पर दिल्ली के अकबर रोड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। कमरे में मौजूद थे संजय गांधी और तब के यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी या एनडी तिवारी। दिल्ली का दम घुट रहा था, नई फैक्ट्रियों के लिए जगह नहीं बची थी। मीटिंग में संजय गांधी ने सीधा नारायण दत्त तिवारी से कहा कि यमुना के उस पार एक नया शहर चाहिए, एक इंडस्ट्रियल शहर, और कहते हैं कि इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया यूपी के सीएम को। पूरा प्रोजेक्ट एक असाधारण तेजी से शुरू किया गया और सरकारी मशीनरी काम पर लग गई। जल्दी ही यमुना पार के गांव नोएडा बनने वाले थे। सरकारी ऑफिसर यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने खेत देखे, गांव देखे, मिट्टी देखी और एक और चीज़ देखी, वो थी ढेर सारी खाली ज़मीन। दिल्ली से सटी सैकड़ों एकड़ ज़मीन, रेलवे लाइन पास में थी, नेशनल हाईवे भी नज़दीक था, और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ दिल्ली से दूर होते हुए भी दिल्ली में नहीं यूपी में था। यानी दिल्ली का बोझ कम करने का सही इंतजाम यहाँ पर हो सकता था। लेकिन इसी जगह पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सारी ज़मीन किसानों की थी, सरकार की नहीं। आज अगर सरकार किसी गांव की ज़मीन लेना चाहे तो एक लंबा प्रोसेस है, नोटिस, ऑब्जेक्शन, सुनवाई, मुआवजा, फिर कहीं जाकर अधिग्रहण यानी एक्विजिशन। लेकिन वो 1975 था, इमरजेंसी और संजय गांधी का टाइम था। कई जगह पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही काम शुरू हो गया। सरकारी ऑफिसर आए, नापजोख हुई और फिर बुलडोजर पहुंच गए। कुछ किसानों ने सवाल पूछे, लेकिन उनको जवाब कम, आदेश ज़्यादा मिले, और इस तरह से एक न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा की नींव पड़ी। जी हाँ, यही असली नाम है नोएडा का, क्योंकि इसका पुराना इतिहास जो इसके गांवों से जुड़ा था वो गायब हो गया। आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि अगर इतनी ज़मीन ली गई तो आंदोलन क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब भी इमरजेंसी में छिपा है। उस समय सरकार के पास मीसा कानून था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी आदमी को बिना मुकदमे के भी हिरासत में लिया जा सकता था। उस टाइम पर देश के बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे, अखबार तक सेंसर के अधीन थे। ऐसे में किसी भी किसान के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा होना एक इम्पॉसिबल काम था। यही वजह थी कि जिस समय नोएडा की नींव डाली जा रही थी उस समय डर ज़्यादा था और शोर बहुत ही कम था। लेकिन दोस्तों, केवल काम शुरू होना ही काफ़ी नहीं था। जिस शहर की शुरुआत इतनी जल्दबाजी में रखी गई थी उसे बनाने वाला आदमी जल्दी में नहीं था। यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जिसने इस नोएडा शहर की तस्वीर दिल्ली ही नहीं देश के किसी भी प्लैन्ड शहर से अलग बनाई। जिस आईएएस अधिकारी को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई उनका नाम था जगदीश खट्टर। शायद बहुत कम लोगों को नोएडा और जगदीश खट्टर के इस रिलेशन के बारे में पता हो, लेकिन अगर नोएडा की कहानी से इस इंसान को निकाल दें तो शायद नोएडा कभी बनता ही नहीं। खट्टर कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो इंजीनियर भी नहीं थे, लेकिन उन्हें एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी। यमुना के किनारे कोई भी शहर सिर्फ बिल्डिंग्स बनाकर नहीं बसाया जा सकता। अगर पहली बारिश में पूरा शहर डूब गया तो इतिहास इस शहर को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उस दौर के भारत में लगभग क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, शहर बनाने से पहले पानी का रास्ता बनाइए, और यहीं से, इसी बात से नोएडा गुरुग्राम से अलग रास्ते पर चल पड़ा। और शायद यही वजह है कि बारिश होते ही गुरुग्राम डूब जाता है और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, जबकि नोएडा इन सब से बचा रहता है। खैर, तो नोएडा का काम शुरू हुआ। एक नक्शा बनाया गया। उस गलती से बचने का प्लान बना जो कि दुनिया के कई शहर पहले कर चुके थे, कि पहले बिल्डिंग बना लो, फिर सोचो कि पानी कैसे निकलेगा। नदी किनारे बनने वाले शहर के लिए ये एक तरह का सुसाइडल प्लान होता। तो नोएडा के नक्शे में यमुना के स्वभाव का खास ध्यान रखा गया। फैसला हुआ कि पूरा शहर सेक्टर्स में बांटा जाएगा। हर सेक्टर एक तय साइज का होगा, सड़कें एक तय दिशा में चलेंगी, और हर सेक्टर के बारिश का पानी पहले छोटी नालियों में जाएगा, फिर बड़े ड्रेन में, और आखिरकार यमुना या हिंडन नदी तक पहुंचेगा। यानी घर बनने से पहले पानी का रास्ता तय कर दिया गया। आज भी अगर आप ऊपर से नोएडा का नक्शा देखेंगे तो सेक्टर सीधी लाइनों में दिखेंगे। ये सिर्फ किसी खूबसूरती या ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग का फैसला था जिससे पानी बिना रुके अपने रास्ते पर चलता रहे। यानी आज लोग जिस चौड़ी सड़क की तारीफ करते हैं उसके नीचे इतिहास छिपा हुआ है। लेकिन जब लग रहा था कि अब नोएडा का फ्यूचर सेट हो गया है, तभी इतिहास ने एक और करवट ली। दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल आया। मार्च 1977 इमरजेंसी खत्म हो गई, देश में चुनाव हुए, और इस चुनाव के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। इंदिरा गांधी हार चुकी थी, संजय गांधी हार चुके थे, और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। नई सरकार आई और उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये कि इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ उसका हिसाब कौन देगा। जनता पार्टी की नई सरकार ने सत्ता आते ही शाह आयोग बनाया। इस आयोग का काम था इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों की जांच करना।
इस जांच की आग नोएडा तक भी पहुंच गई। आयोग के सामने सवाल था कि अगर किसानों की ज़मीन गैरकानूनी तरीके से ली गई है तो क्या पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर देना चाहिए। नोएडा का फ्यूचर खतरे में था। दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स में घबराहट फैल गई, ठेकेदार रुक गए, काम धीमा पड़ गया। कई लोगों को लगा कि अब नोएडा कभी नहीं बनेगा। लेकिन फिर इतिहास ने एक और मोड़ दिया। जांच के दौरान एक सरकारी फाइल सामने आई। उस फाइल में जगदीश खट्टर की एक पुरानी नोटिंग थी। इसमें उन्होंने साफ लिखा था कि किसानों की सहमति और कानूनी प्रक्रिया पूरी होना ज़रूरी है। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि उन्होंने ये नोट किसानों के पक्ष में लिखा या फ्यूचर में खुद को कानूनी जिम्मेदारी से बचाने के लिए लिखा। लेकिन इस एक नोट का असर बहुत बड़ा हुआ। शाह आयोग ने माना कि कई फैसले पॉलिटिकल प्रेशर में हुए थे। हर एक ऑफिसर इस प्रेशर का जिम्मेदार नहीं था। खट्टर पर सीधी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मिला नोएडा को। जो शहर बंद होने वाला था वो बच गया। अगर उस टाइम पर नई सरकार चाहती तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो सकता था। हजारों एकड़ ज़मीन फिर से विवादों में चली जाती। शायद आज नोएडा नाम का शहर होता ही नहीं। लेकिन सरकार ने एक प्रैक्टिकल फैसला लिया। इमरजेंसी गलत थी, लेकिन दिल्ली को एक नए इंडस्ट्रियल शहर की ज़रूरत अभी भी थी। पॉलिटिक्स भले ही बदल गई थी, लेकिन शहर की जो ज़रूरत थी वो नहीं बदली थी। इसीलिए नोएडा का काम फिर से शुरू हुआ और यहीं से नोएडा का दोबारा जन्म हुआ। शाह आयोग की जांच खत्म हो गई और सरकार बदल गई। नोएडा का काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब शहर तेजी से बसने लगा होगा, तो ऐसा भी नहीं था। आज इस नोएडा में एक फ्लैट खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता था। चारों तरफ खेत थे, धूल भरी सड़कें थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। न बाजार थे, न अस्पताल, न स्कूल, न कोई बड़ी कंपनी। लोग दिल्ली छोड़कर यहाँ फिर क्यों आते। इसी बीच में 1980 का दशक शुरू हुआ। सरकार ने सेक्टर बना दिए, सड़कें बन गई, नाले भी बन चुके थे, लेकिन सड़कों पर चलने वाला कोई नहीं था। जहां आज सेक्टर 18 में हज़ारों लोग घूमते हैं, वहां कहीं शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। ये शहर बन तो गया था, लेकिन अभी भी इसमें आत्मा नहीं थी। ये शहर जिंदा नहीं था। सरकार का सपना था दिल्ली की फैक्ट्रियाँ यहाँ आएँ, लेकिन फैक्ट्रियों के मालिक भी सोच रहे थे कि हम दिल्ली छोड़कर इतनी दूर क्यों जाएं। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगी नोएडा अथॉरिटी पर। करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ रहा था। ज़मीन खरीदी जा चुकी थी, सड़कें बन चुकी थी, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा था। बिजली की भारी कमी थी। कई इंडस्ट्रीज़ अपना काम शुरू ही नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग तो इस पूरे प्रोजेक्ट को सरकारी नाकामी बताने लगे। जिस शहर को इमरजेंसी ने जन्म दिया, क्या वो अपनी पहली सांस भी नहीं ले पाएगा? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर दोस्तों, इस शहर में एक और मोड़ आता है। इतिहास केवल राजनेताओं से नहीं बनता। कभी कभी एक ईमानदार ऑफिसर एक पूरे शहर की दिशा बदल देता है। नोएडा के इतिहास में ऐसे ही एक और अधिकारी आए। इनका नाम था योगेश चंद्रा। योगेश चंद्रा ने जब जिम्मेदारी संभाली तो सबसे पहले उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर इंडस्ट्रीज़ को बिजली ही नहीं मिलेगी तो वो यहाँ आएंगे क्यों? उन्होंने लखनऊ के चक्कर लगाने शुरू किए। फाइल्स का इंतजार नहीं किया, सीधे मंत्रियों से मिले, लगातार प्रेशर बनाया और आखिरकार नोएडा को जो ज़रूरी बिजली थी वो मिलने लगी। ये सिर्फ बिजली नहीं थी, ये नोएडा की धड़कन थी। उस दौर में सरकारी दफ्तरों की एक पहचान थी। एक फाइल कई बार टेबल पर घूमती थी, कभी कई महीनों तक तो कभी कई सालों तक। इसे ही लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कहा जाता था। लेकिन योगेश चंद्रा जानते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट इतना वेट नहीं करेंगे। उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे आज सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी 10-10 दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगा। जितनी भी मंजूरियां चाहिए एक ही जगह से मिलेंगी। आज ये सिस्टम बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस दौर में ये एक बहुत छोटी सी प्रशासनिक क्रांति थी। धीरे धीरे उद्योग आने लगे और पहली बार नोएडा की सड़कों पर रौनक दिखने लगी। फिर आता है साल 1991। इस टाइम पर आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था। देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म था। देश का सोना विदेश भेजना पड़ा। सरकार बदलाव के लिए मजबूर थी। तभी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। यहीं से भारत के आर्थिक इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा फ़ायदा कुछ शहरों को मिलने वाला था, और उन शहरों में एक नाम था नोएडा, जो इस लिस्ट में सबसे आगे था। 15-20 साल पहले बने नक्शे अब काम आने वाले थे। जब विदेशी कंपनियां भारत आईं तो उन्हें बिजली चाहिए थी, चौड़ी सड़कें चाहिए थी, सस्ती ज़मीन चाहिए थी और एक ऐसा शहर चाहिए था जहां फ्यूचर बनाया जा सके। उन्हें ये सब कुछ दिल्ली में नहीं मिला, लेकिन यमुना के किनारे बसे एक शहर करीब 15 साल से उनका इंतज़ार कर रहा था। जिस नक्शे को जगदीश खट्टर ने 1970 के दशक में बनाया, अब वही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता गया। धीरे धीरे यहाँ HCL आई, फिर दूसरी कंपनियाँ आई और फिर IT इंडस्ट्री आ गई।
इसके बाद आउटसोर्सिंग भी शुरू हो गई। देखते ही देखते जिस शहर को कभी खाली सेक्टरों का शहर कहा जाता था, वो उत्तर भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रियल और आईटी हब बन गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास अभी भी पूरा नहीं हुआ। आज अगर आप किसी से पूछें कि यूपी का सबसे मॉडर्न शहर कौन सा है, तो शायद जवाब होगा नोएडा। लेकिन इस शहर की कहानी में एक ऐसा चैप्टर भी है जिस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। एक ऐसा अंधविश्वास जिसने यूपी के मुख्यमंत्रियों को दशकों तक नोएडा आने से डरा कर रखा। क्या सचमुच नोएडा जाने से मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली जाती थी, या फिर यह सिर्फ एक राजनीति का सबसे बड़ा भ्रम था? यहीं से शुरू होती है नोएडा की एक और अजीब कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका इंजीनियरिंग से, प्लानिंग से या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। ये कहानी थी नोएडा जिंक्स की। यूपी की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट चलने लगा, जो भी सीएम अपने कार्यकाल में नोएडा जाएगा वो अगला चुनाव हार जाएगा। शुरुआत ये सिर्फ एक संयोग से हुई थी, फिर दूसरा संयोग हुआ और तीसरा संयोग हुआ, और देखते देखते ये संयोग अंधविश्वास बन गया। कई मुख्यमंत्री दिल्ली तक आते थे लेकिन नोएडा नहीं आते थे। कई स्कीम्स का उद्घाटन लखनऊ या दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए किया जाता था। दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक अपने ही नेताओं के लिए डर का शहर बन चुका था। इसमें मायावती का नाम भी शामिल था, जो नोएडा आई तो उनकी अगले साल सरकार चली गई। लेकिन 2017 में यूपी में नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। कुछ ही समय बाद उन्हें नोएडा आना था। कई लोगों ने उन्हें पुराने अंधविश्वास की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने फिर भी आने का फैसला किया। उसके बाद वो बार बार नोएडा आए, मेट्रो का उद्घाटन किया, नई परियोजनाएं शुरू की और 2022 का चुनाव वो दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। करीब 3 दशक पुराना एक राजनीतिक मिथक यहाँ पर टूट गया। इतिहास ने एक बार फिर साबित किया कि संयोग हमेशा सच नहीं होते। इतिहास कभी किसी शहर को कंप्लीट नहीं मानता। नोएडा भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आज इस शहर पर तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव है। यमुना के फ्लड प्लेन पर निर्माण को लेकर लगातार बहस होती रही है। भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ट्रैफिक हर साल बढ़ रहा है। अब कई विशेषज्ञ जो अनप्लैन्ड एक्सपेंशन हो रहा है उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी शहर एक बार बन जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा बना रहेगा। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसे बचाए रखा जाए। अगर 1975 में इमरजेंसी ना लगी होती तो शायद नोएडा इतनी जल्दी कभी नहीं बसता। अगर जगदीश खट्टर जैसे ऑफिसर उस टाइम पर इतनी दूर की सोच न रखते तो शायद आज हर मॉनसून में ये शहर भी गुड़गांव की तरह जल भराव की खबरों में होता। अगर 91 के आर्थिक सुधार नहीं होते तो शायद ये शहर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनकर रह जाता। इतिहास कभी सिर्फ एक आदमी नहीं बनाता, ना ही सिर्फ एक सरकार बनाता है। इतिहास हज़ारों फैसलों का जोड़ होता है, कुछ सही, कुछ गलत और कुछ कंट्रोवर्शियल, और कुछ ऐसे फैसले भी जो अपने समय में गलत लगते हैं लेकिन फ्यूचर बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोएडा की और इसका पूरा इतिहास। अगली कहानी आप किस शहर पर चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। गुड़गांव पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे अनेक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।